तो देखो हम लोग पढ़ रहे थे लॉज ऑफ रिटर्न। आज हमें एग्जैक्टली रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है वो समझना है, मतलब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, ठीक है। उसके अलग अलग स्टेजेस समझने हैं, उसके कॉजेस समझने, इतना ही समझना है। और कौन सा स्टेज बेस्ट रहता है, किसमें स्टेज में प्रोड्यूसर ऑपरेट करेगा, ठीक है। चलो तो हम लोग जो डिटेल में पढ़ने वाले वो है रिटर्न टू फैक्टर। हमने बताया था रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल के बीच का डिफरेंस। सबसे पहली क्लास में हमने बताया था कि रिटर्न टू फैक्टर और रिटर्न टू स्केल के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो रिटर्न टू फैक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जहां पे एक वेरिएबल फैक्टर के चेंज होने से हमारा आउटपुट कैसे चेंज होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। अब रिटर्न टू फैक्टर तीन तरीके का होता है। एक इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, एक डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, और एक है कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है। डिक्रीजिंग को ही डिमिनिशिंग रिटर्न भी बोल सकते हैं। बड़ा आसान है इनको याद रखना, क्योंकि हम लोगों ने एमपी पढ़ा है, मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ा है, ठीक है। तो इनको बस आप मार्जिनल प्रोडक्ट से रिलेट करो। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर कब होता है, जब वेरिएबल इनपुट के बढ़ाने से मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो वो हो जाएगा इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर के बढ़ाने से मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा अगर डिक्रीज हो रहा है तो वो हो जाता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, ठीक है। और कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर आप इसी से समझ जाओ कि वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने से अगर मार्जिनल प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो वो हो जाता है कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। तो जब हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें इंक्रीजिंग रिटर्न और डिक्रीजिंग रिटर्न तो आता है, कांस्टेंट रिटर्न नहीं आता है। वो बहुत एक छोटा सा फेज होता है, इसलिए उसको इतना हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। बट तुम लोग को ये याद रखना है, ये तीन चीजें रिटर्न टू फैक्टर में तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। वो ये तीन पॉसिबिलिटीज है जो आपको याद रखनी है। एक इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है, एक डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है, एक कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर है। उसको याद रखने का सिंपल तरीका है, एमपी इंक्रीजेस तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, एमपी डिक्रीजेस तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, एमपी इज कांस्टेंट तो कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर। एमपी मतलब है मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट में जिस तरीके से चेंज होता है उससे आपका रिटर्न टू फैक्टर की अलग अलग पॉसिबिलिटीज, ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो मेन क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ठीक है, रिटर्न टू फैक्टर को ही लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन कहते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है क्या। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन तो आप कैसे डिफाइन करोगे। तो कोई भी लॉ है तो कुछ चीजें तो आपको पता है ना, लिखनी क्या है। लॉ स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेनिंग सेम। अब यहां पे अदर थिंग रिमेनिंग सेम मतलब हमेशा वही सेम रहता है, अजम्पशंस की बात हो रही है। इस लॉ में अजम्पशन है, हमेशा लॉ में अजम्पशंस होते हैं। वो अजम्पशंस क्या तो भी बताते हैं। मेन समझो लॉ क्या है, एज मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर इज employed with given fixed factors, as more and more variable factor is employed with given fixed factor, total product के टर्म में करोगे डिफाइन, टोटल प्रोडक्ट इनिशियली
increases at increasing rate and eventually start increasing at decreasing rate या diminishing rate। ये है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। आप मार्जिनल प्रोडक्ट की भी टर्म में बोल सकते हो कि मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, लेकिन बेटर रहता है आप टोटल प्रोडक्ट के टर्म में बोलो कि टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एंड इवेंचुअली स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। अब जिन्होंने सेकेंड क्लास अटेंड करी थी और टोटल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, वहां हमने बताया था कि शॉर्ट रन में टोटल प्रोडक्ट ऐसे ही रहेगा, पहले इंक्रीजिंग रेट होगा और फिर क्या होगा, डिक्रीजिंग रेट होगा। यही आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन है। बहुत सिंपल है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, टोटल प्रोडक्ट के ही बारे में बता रहा है कि इनिशियली इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट एंड इवेंचुअली स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। दो टोटल प्रोडक्ट में हमने तुम लोग को एक चीज और बताई थी, हमने बोला था पहले इंक्रीजिंग रेट फिर डिक्रीजिंग रेट और फिर डिक्लाइन, ये तो बोला था, बट आप डिक्लाइन वाले पार्ट पे फोकस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अभी हम आगे बताएंगे कि कभी भी वहां तक हम लोग पहुंचते ही नहीं है। कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है, कोई रैशनल प्रोड्यूसर उस स्टेज पे जाएगा ही नहीं कि लेबर के बढ़ाने से प्रोडक्शन कम हो जाए, तो इसलिए वो इसी स्टेज पे रुक जाता है। तो हम लोग लॉ में बस इतना ही स्टेज डिफाइन करते हैं कि टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट एंड इवेंचुअली स्टार्ट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। पहले इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा और फिर डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ने लगता है। ये है लॉ। बट इस लॉ में कुछ अजम्पशन है, जैसे कि अगर आप पहले अजम्पशन की बात करो तो पहला अजम्पशन तो ये है कि टेक्नोलॉजी रिमेन सेम। कि टेक्नोलॉजी आपकी सेम है, टेक्नोलॉजी आपकी कांस्टेंट रहेगी। दूसरा अगर आप अजम्पशन की बात करो तो दूसरा अजम्पशन क्या है, टेक्नोलॉजी सच दैट फैक्टर प्रपोर्शन कैन बी चेंज। अब ये अजम्पशन क्यों है ये भी समझो, फैक्टर प्रपोर्शन कैन बी चेंज, ये क्यों अजम्पशन है ये चीज समझो। क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कैपिटल अगर 1 है तो हर बार 1 रहेगा, लेबर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होता रहेगा, लेबर कुछ भी होता रहेगा, ये सेम है। तो जो लेबर और कैपिटल का रेशियो है 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 1:6 वो चेंज हो सकता है। देखो एक्चुअली में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक मशीन पे आप मैक्सिमम कितने लेबर लगा सकते हो उसकी एक लिमिट है। बट यहां पे क्या है ना, हम उस लिमिट को क्रॉस करते चले जा रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, फैक्टर प्रपोर्शन चेंज हो सकता है, एक्चुअली में पॉसिबल नहीं होता। इसलिए अजम्पशन है कि हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हमारे फैक्टर प्रपोर्शन चेंज हो सकता है। और तीसरा अजम्पशन याद रखो, ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट। ऑल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट, कि जितने भी हमारे वेरिएबल फैक्टर हैं सब एक बराबर हैं। कहने का मतलब आइडियल कंडीशन में सबका जो प्रोडक्शन होगा वो सेम होगा। आइडियल कंडीशन में एक सेम कंडीशन में सबका प्रोडक्शन क्या होगा, सेम होगा। एक चौथा जो अजम्पशन है वो तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। चौथा अजम्पशन जो इसमें दिया वो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। वो चौथा अजम्पशन क्या है, वन इनपुट एज वेरिएबल, रेस्ट ऑल एज फिक्स्ड। ये तो पहले ही बता चुके हैं कि शॉर्ट रन में चलता ही चलता है। तो ये 4 अजम्पशन है और ये है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। इस लॉ को ग्राफ के थ्रू प्रेजेंट करते हैं और यहां पे देखना थोड़ा सा चीजें फंसती हैं। तो अब इस लॉ में हम टीपी भी बनाएंगे, जब ग्राफ बनाएंगे हम एमपी भी बनाएंगे और हम एपी भी बनाएंगे। आप तीनों को अलग अलग भी बना सकते हो और तीनों को एक ही ग्राफ में भी बना सकते हो, जैसी आपकी मर्जी है वैसे करना। हम कोशिश करते हैं पहले एक ही ग्राफ में बनाने की, बन गया तो ठीक, नहीं तो हम भी 2 में बना देंगे भाई, ठीक है।
तो पहले तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं, एक ही ग्राफ में बनाने की। आईएससी में ग्राफ बिना डेटा के आपको ये बनाना है, इसमें डेटा लेने की जरूरत नहीं है। डेटा हमने सिर्फ स्टार्टिंग में लिया था चीजों को समझाने के लिए, क्योंकि कोई भी रिलेशन होता है वो मैथमेटिकल होता है, कि जो वैल्यूज आ रही हैं उस वैल्यूज की वजह से एक रिलेशन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया और वाई एक्सिस हो गया। जहां पे आप एक्स एक्सिस पे क्या शो कर रहे हो, यूनिट ऑफ लेबर। वाई एक्सिस पे क्या शो कर रहे हो, आप आउटपुट शो कर रहे हो, यानी कि टीपी, एमपी और एपी। सबसे पहले आप टीपी बनाओगे, ओरिजिन से स्टार्ट करोगे। याद रखना पहले क्या है, इंक्रीजिंग रेट। तो इंक्रीजिंग रेट का मतलब हो गया ग्राफ ऐसे जाएगा। पहले इंक्रीजिंग रेट है, इंक्रीजिंग रेट का मतलब ग्राफ ऐसे जाएगा, एक पॉइंट पे आके रुक जाओगे, थोड़ा सा छोटा कर दिया, और फिर वहां से डिक्रीजिंग रेट है तो ग्राफ आपका ऐसे चला जाएगा। फिर यहां पे एक पॉज लोगे, एक हल्का सा फ्लैट लोगे, और फिर वहां से ग्राफ डिक्लाइन करेगा। तो यहां जहां पॉज लिया वहां आई ले लो, यहां जहां पॉज लिया वहां एम ले लो। ये आपका टीपी है, पहले भी बताया है फिर से। तो ओरिजिन से लेके आई तक जो ग्राफ जा रहा है उसका बल्ज देखो एक्स एक्सिस पे है, इसे कहते हैं इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। फिर आई से एम तक देखो बल्ज उधर चला गया, वो कहलाता है इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, और वहां से फिर ये डिक्लाइन करने लग गया, जो कि क्या कहलाता है, टीपी कहलाता है। अब मालूम क्या करोगे, समझो जरा। अब आप एमपी ड्रॉ करोगे, एमपी, और एमपी ड्रॉ करने के लिए आप एक डॉटेड लाइन आई से ले आओ, सीधी सीधी लाना, ठीक है, और एक डॉटेड लाइन आप एम से ले आओ। जैसे बना रहे हैं वैसे ही फॉलो करना, एक डॉटेड लाइन आई से, एक डॉटेड लाइन एम से। आप क्या बनाने जा रहे हो, आप बनाने जा रहे हो एमपी, ठीक है। अब एमपी याद रखो टीपी के ऊपर नहीं जा सकता है, क्योंकि एमपी को ऐड करके टीपी बनता है। तो टीपी एमपी के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। ये पॉइंट पे आपको यहां कहीं पे लाके टच कराना है, याद रखना। एमपी को आप ये एमपी को टच कराते हो, ठीक, और फिर यहां से आपको एमपी यहां टच कराना है, ऐसे टच कराते हो, और ये हो गया एमपी। ये क्या हो गया, एमपी। ये जो डॉटेड लाइन है इसको हमने यहां पे ऐसे लाके रोक दिया। अब आपको देखो एपी बनाना है। एपी के लिए क्या करोगे, आप यहां कहीं से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, यहां कहीं से, ठीक है, ये। और एपी के लिए हम डिफरेंट कलर यूज कर ले रहे हैं, थोड़ा सा लाइट। ये इसको आके टच करेगा, इसके बाद ऐसे एपी बनेगा, एपी, ठीक है। एपी में और एमपी में देखो कर्व वर्व के मसला नहीं होता है, ठीक है। आप स्ट्रेट लाइन बना दो, ऐसे बना दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा साफ सुथरा बनाते हैं एपी को, एक बार काम करते हैं फिर से। हमने फिंगर से बना दिया, और शिट, यहां पे टच हुआ, और यहां से फिर वो एमपी के ऊपर से ऐसे जाएगा, ये है एपी, समझे ये चीज। आप चाहो तो इस डॉटेड वाली लाइन को, जो आई वाली लाइन है, इसको हटा भी सकते हो, आप चाहो तो रख भी सकते हो, बहुत लाइट बनाना। लेकिन ये आपका L1 हो गया और ये आपका L2 हो गया, ऐसे। ये ग्राफ पे ध्यान दो, टीपी बनाया, एमपी पहले इंक्रीज होता है और फिर डिक्रीज होता है, ठीक है। जीरो होके नेगेटिव हो जाता है, तो जीरो कहां पे होगा, जहां पे टीपी मैक्सिमम होगा। एपी के बारे में हम लोग ने पढ़ा है कि पहले एपी जो है एमपी से कम रहता है, ठीक है। जब तक एपी इंक्रीज करता है वो एमपी से कम रहता है, लेकिन जब एपी डिक्रीज करता है तो एमपी के ज्यादा हो जाता है। और कहां पे दोनों बराबर होते हैं, जहां पे एपी मैक्सिमम होता है, वहां पे एमपी और एपी दोनों क्या होते हैं, बराबर। ये है तीनों का कंबाइन ग्राफ,
ये यहां पे y एक्सिस। अब इस कंबाइन ग्राफ में एक चीज समझिए आप, 3 स्टेज हैं। ये है पहला स्टेज। याद रखो पहला स्टेज कहां है, जहां पे एपी इज मैक्सिमम है, ये हम लोग को याद रखना है। सेकेंड स्टेज यहां से लेके यहां तक है, जहां पे एमपी 0 है, और उसके बाद आता है आपका थर्ड स्टेज। तो ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 2 है, और ये है स्टेज 3। ये तीनों स्टेज याद रखना। लोग अक्सर गलती कर जाते हैं स्टेज 1 में, कि स्टेज 1 पहली डॉटेड लाइन, पहली डॉटेड लाइन इसलिए हमने नीचे से हटा दी थी, हमने कहा था उसको नीचे से हटा के बस यहीं तक रोक देना। पहली डॉटेड लाइन नीचे तक नहीं रखी थी हमने, पहली डॉटेड लाइन को सिर्फ यहीं रखा। दूसरी डॉटेड लाइन जहां पे एपी देखो आप मैक्सिमम है, वहां पे आपका स्टेज 1 खत्म हो रहा है, और फिर उसके बाद स्टेज 2 स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको तीनों स्टेज को बताना है कि तीनों स्टेज में क्या हो रहा है, तो समझे सबसे पहले स्टेज 1। स्टेज 1 को कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, ये होता है स्टेज 1। और स्टेज 1 में अगर आप टीपी को देखो, तो टीपी पहले इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, और फिर इंक्रीज कर रहा है डिक्रीजिंग रेट पे। तो स्टेज 1 में इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग वो पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो स्टेज 1 में आप लिखोगे टीपी इनिशियली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट till I and start increasing at decreasing rate till, ठीक है छोड़ दो, यहां पे एक मार्क कर लो, ए लिख लो, ये टीपी हो गया। एमपी के साथ अगर आप देखो, एमपी इंक्रीज होके मैक्सिमम होके डिक्रीज होने लग गया, तो एमपी में क्या लिखोगे स्टेज 1 में, एमपी इंक्रीजेस रीचेज मैक्सिमम एंड स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ये है एमपी। और एपी के बारे में क्या लिखोगे, एपी इंक्रीजेस एंड रीचेज मैक्सिमम। एपी इंक्रीजेस एंड रीचेज मैक्सिमम। भाई देखो प्रीवियस क्लासेस में हम ये बता चुके हैं कि सिर्फ टीपी एक ऐसा होता है, टोटल ऐसा होता है जिसमें रेट चलता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मार्जिनल और एवरेज में चाहे जो सा पढ़ लो उसमें रेट नहीं चलता, उसमें बस इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो ये स्टेज 1, इसे कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। अब चलते हैं जरा स्टेज 2 पे। स्टेज 2 इसे कहते हैं स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। इस स्टेज में देखो क्या हो रहा है, यहां से देखो टीपी का डिक्रीजिंग रेट तो स्टार्ट हो ही गया था, टीपी कंटिन्यूज टू इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट एंड रीचेज मैक्सिमम। तो क्या लिखोगे, टीपी कंटिन्यू टू इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट एंड रीचेज मैक्सिमम। ये एमपी के साथ क्या हो रहा है, एमपी तो डिक्लाइन करने ही लग गया था, तो एमपी कंटिन्यूज टू फॉल एंड बिकम 0। एमपी continues to fall and become 0।
एपी, एपी के साथ अगर आप देखो, एपी मैक्सिमम पहुंच चुका था तो एपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। ये चीज तो स्टेज 1 अगर आप देखो तो कहां से कहां चल रहा है, 0 से लेके L1 तक स्टेज चल रहा है, स्टेज 1, ठीक है, 0 से लेके L1 तक स्टेज 1 चल रहा है। और फिर आप ध्यान दो, L1 से लेके L2 के बीच में स्टेज 2 है, तो L1 लेबर से लेके L2 लेबर तक स्टेज 2 चल रहा है। आ रही बात समझ में? हमने देखो ये वाले को नहीं लिया, एक चीज समझो, हमने इस वाले को नहीं लिया है, वरना ये L1 होता, ये L2 होता, ये L3 होता। हमने इसको नहीं लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, हमने इसलिए इसको हटा दिया है। अगर आप इसको एक्सटेंड कर लो, बात समझो, अगर आप इसको एक्सटेंड कर लो तो ये आपका फिर L1 बन जाता है, ये L2 बन जाता है और ये L3 बन जाता है। बट हमने इसको एक्सटेंड इसलिए नहीं कराया था, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं और पहली लाइन तक खींच देते हैं। हमेशा याद रखना, ये दूसरी लाइन जहां पे एपी मैक्सिमम होता है वहां पे स्टेज 1 खत्म होता है। तो स्टेज 1 एंड्स वेयर एपी इज मैक्सिमम, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टेज 2 स्टार्ट होता है, और स्टेज 2 कहां खत्म होता है, वेयर एमपी इज 0। पहले एपी से और फिर दूसरा एमपी से रिलेट कर रहा, वेयर एमपी इज 0। तो आप L1 L2 L3 ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर इस लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूं, हमने इस लाइन को एक्सटेंड क्यों नहीं किया था, ताकि आप कंफ्यूज मत हो। तो L1 वो है जहां पे एमपी मैक्सिमम है, बट वो स्टेज 1 का ही पार्ट है। स्टेज 1 और आगे तक जाता है, स्टेज 1 कहां पे खत्म होता है, L2 पे, जहां पे एपी मैक्सिमम है। तो अगर आप इस तरीके से भी करना चाहो तो भी इशू नहीं है। तो यहां पे आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, 0 से लेके L2, और ये क्या हो जाएगा, L2 से लेके L3, ठीक है। तो L1 और L2 पे ध्यान देने के बजाय आपको ध्यान यहां पे देना है, ठीक है। वो आप वहां पे क्या लिख रहे हो उससे मतलब नहीं, ये चीज पे ध्यान देना है, यहां पे स्टेज 1, ये स्टेज 2, ठीक। इसके बाद आता है स्टेज 3। स्टेज 3 इसे कहते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न, क्योंकि यहां पे अगर आप देखो तो आपका टीपी, अब इसके बाद देखो स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, ये फॉल कर रहा है, ये नेगेटिव हो रहा है एमपी, बट एपी फॉल जरूर करेगा, 0 नहीं होएगा, इसको ऐसे छोड़ देना है। तो स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न में क्या है, टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, एमपी बिकम्स नेगेटिव, AP continues to fall but remains positive. ये हो गए तीनों स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अब ये मत पूछना सर स्टेज ऑफ कांस्टेंट रिटर्न कहां पे आया, वो बहुत मामूली सा होता है, जहां पे ये चीज अगर ग्राफ में जाओ तो वो इस बीच में कहीं छोटा सा स्टेज होता है, तो इसलिए उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो उसको छोड़ दो, उससे मतलब नहीं है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अब बस आपको क्या पढ़ना है, तीनों स्टेज के कॉजेस और किस स्टेज में प्रोड्यूसर ऑपरेट करेगा। अब एक एक करके जरा तीनों स्टेज के कॉजेस हम लोग समझते हैं। सबसे पहले स्टेज 1 के कॉजेस समझते हैं। स्टेज 1, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, इसके कॉजेस क्या हैं? देखो सबके दो दो कॉजेस हैं जो हम लोगों को याद रखने हैं, ठीक है। पहला कॉज इसका है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। समझो जरा क्या है, आपने कैपिटल फिक्स कर दिया, एक कैपिटल, और लेबर को आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो। अब एक चीज समझो, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है,
हर मशीन का एक लोड होता है कि मैक्सिमम ये 8 kg लोड बेयर कर सकता है, ठीक है। अब आप उसमें अब चलो केजी के बजाय उसको हम सिंपल कर सकते हैं कि आप उसमें जो है 5 शर्ट एक बार में धुल सकते हो या 6 शर्ट एक बार में धुल सकते हो, एक आसानी के लिए हमने कर दिया, ठीक है। तो वो उतना ही पावर कंज्यूम करेगी, आपका उतना ही रिसोर्सेज लग रहा है, उतना ही एफर्ट लग रहा है। अब आप 6 शर्ट के बजाय उसमें सिर्फ एक शर्ट धुल रहे हो, तो एक शर्ट धुल रहे हो, तो आप यहां पे एक ध्यान दो, आपकी मशीन का अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। मशीन पूरी चल रही, पावर पूरी यूज हो रही है, लेकिन उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो बहुत थोड़ा सा आ रहा है। तो होता क्या है, स्टार्टिंग में जब हमारे वेरिएबल इनपुट बहुत कम होते हैं, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपकी एक कैपिटल है और एक लेबर है, ठीक है। तो आपका जो फिक्स फैक्टर है वो अंडर यूटिलाइज होता है। स्टार्टिंग में जब आप एक लेबर से स्टार्ट करो ना, एक लेबर, 2 लेबर, 3 लेबर, अब मशीन में एक आइडियल रेशियो होता है कि एक मशीन पे 8 लेबर, तो जब आप एक लेबर लगा रहे हो तो लेबर सही से मशीन को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, क्योंकि 8 लेबर उस पर चाहिए। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, वो अंडर यूटिलाइज होता है, ठीक है। क्योंकि आप फिक्स फैक्टर को पार्ट्स में ब्रेक तो कर नहीं सकते हो कि चलो इतना सा पार्ट यूज कर रहे हैं, बाकी का पार्ट अनयूज है। चाहे आप एक लेबर लगाओ, चाहे आप 6 लेबर लगाओ, फिक्स फैक्टर तो पूरा यूज होगा। तो जब वो पूरा यूज होगा लेकिन वो आउटपुट उतना नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वहां जितने लेबर की जरूरत है अभी उतने लेबर नहीं है, तो वो अंडर यूटिलाइज होता है। एज लेबर इज इंक्रीज, तो जैसे जैसे हम लेबर यानी कि वेरिएबल फैक्टर जब इंक्रीज करते हैं, तो वो मशीन का फुल यूटिलाइजेशन होने लगता है, वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम धीरे धीरे करने लगती है, वो अपनी फुल कैपेसिटी की ओर बढ़ने लगती है। भाई मशीन वाले ने बोला था इसको 8 लेबर चाहिए, पहले हमने एक ही लेबर लगाया, तो ऑब्वियस सी बात है हम उतना आउटपुट नहीं कर पा रहे जितना कि मशीन से एक्सपेक्टेड था। हमने 2 लेबर लगाया, तो 2 लेबर लगने से क्या हुआ, थोड़ा सा मशीन का आउटपुट पहले से बढ़ा। 3 लेबर लगाया और बढ़ेगा, 4 लेबर बढ़ाया और बढ़ेगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, जब आप लेबर बढ़ा रहे हो तो मशीन अपनी फुल कैपेसिटी की ओर बढ़ रहा है। तो फुल कैपेसिटी की ओर जब कोई चीज बढ़ेगा तो बहुत तेजी से बढ़ेगा, इसलिए यहां पे स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होने लगता है, हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न आता है। तो स्टेज 1 इंक्रीजिंग रिटर्न का पहला कॉज है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, और इसका एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि स्टार्टिंग में जब वेरिएबल इनपुट बहुत थोड़े से होते हैं, हमारा फिक्स फैक्टर इज अंडर यूटिलाइज, बट एज वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीज which leads to fuller utilization of fixed factor, as a result product या productivity increases या TP increases at increasing rate। इस तरीके से आप बोल सकते हो। ये आपका एक इतना रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि यहां पे मशीन एकदम परफेक्ट काम करेगी। बात समझना, ये आपका मिनिमम मतलब एक परफेक्ट वाला है, और एक मिनिमम होता है कि यार कम से कम 4 लेबर तो उस पर लगाओ ही लगाओ। ये परफेक्ट है, बात समझो, ये परफेक्ट है और ये क्या है, मिनिमम है। तो आप ऑपरेट इस लेवल पे कर रहे हो, वो अंडर यूटिलाइज है। तो आप जैसे बढ़ाते हो आप मिनिमम की तरफ पहुंचने लगते हो, तो और फिर आप मिनिमम को सरपास करने लगते हो, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है, बोला यार कम से कम 4 लेबर होने चाहिए, तो जब 4 लेबर आएंगे तो प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा ना। अब तो 5 हो गए और बढ़ेगा, 6 हो गए और बढ़ेगा, 8 तो परफेक्ट हो जाएगा। ये होता है। सेकेंड रीजन इसका होता है डिवीजन ऑफ लेबर। पहले आपकी मशीन पे एक लेबर काम कर रहा है, वो ही एक लेबर सारे काम देख रहा है, ऑब्वियस सी बात है टाइम खा रहा है, प्रोडक्टिविटी लो रहेगी। अभी 2 लेबर हो गए, काम 2 में डिवाइड हो गया, 3 लेबर हो गए, काम 3 में डिवाइड हो गया, 4 लेबर हो गए, काम 4 में डिवाइड हो गया। तो जैसे जैसे आप वेरिएबल इनपुट को बढ़ाते हो उससे क्या होता है, वर्क डिवाइड होता चला जाता है, डिवीजन ऑफ लेबर होता है। अब डिवीजन ऑफ लेबर का फायदा क्या होता है कि पहले एक बंदा सारे काम कर रहा था, अब एक बंदा एक लिमिटेड काम कर रहा है। तो जब एक ही काम आपको बार बार करते हो ना, तो उसमें आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। हमेशा याद रखो, डिवीजन ऑफ लेबर से क्या होता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, और जब एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो आपका जो एपी है वो इंक्रीज होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और इंक्रीजिंग रिटर्न आएगा। एक सिंपल सा तरीका है, आपके किचन में एक कुक है, अब वो कुक आ रही है, पहले बर्तन धो रही है, फिर आटा गूंद रही है, रोटी बना रही है, फिर दाल धो रही है, चावल बना रही है, चावल धो रही है, चावल बना रही है, फिर सब्जी काट रही है, सब्जी बना रही है। टाइम लगा ना उसको।
आपने दो कुक कर लिए। अब एक क्या कर रही है, वो आटा गूंथती है, रोटी बनाती है, और एक क्या करती है, वो सब्जी बना रही है। फिर तो काम दो में डिवाइड हो गया, 3 हो गए, 4 हो गए। आपने 8 कुक रख लिए। एक आगे पहले बर्तन धो देती है, एक आगे आटा गूंथ देती है, एक रोटियां बना रही है, एक चावल बना रही है, एक दाल बना रही है, एक सब्जी काट रही है, एक सब्जी बना रही है। इस तरीके से काम डिवाइड हो गया। अब इमेजिन करो एक को सिर्फ आना आटा गूंथना है। तो पहले दिन जब उसने आटा गूंथा उसको टाइम लगा। पहले दिन जब आप काम करोगे टाइम लगेगा, वेस्टेज बहुत होगा, रिसोर्स भी वेस्ट होता है, तो मनी और टाइम दोनों वेस्ट होता है। लेकिन आप रेगुलर वही चीज कर रहे हो, तो जब आप रेगुलर एक ही काम करोगे आप उसमें हो जाओगे एक्सपर्ट। पहले आप 1 घंटे में आटा गूंथ रहे थे, अब आप 2 मिनट में आते हो, ऐसे ऐसे किया आटा गूंथ गया, तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाओगे। तो दूसरा रीजन क्या है कि जब वेरिएबल इनपुट्स बढ़ते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, काम को डिवाइड करते हैं, उससे स्पेशलाइजेशन आता है। याद रखना, डिवीजन ऑफ लेबर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, क्योंकि आप एक ही काम को बार बार करके उसमें स्पेशलाइज होते हो, उससे एफिशिएंसी बढ़ती है और उससे हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी या एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है। तो ये 2 कॉजेज हैं स्टेज 1 के। इसके बाद है स्टेज 2, डिक्रीजिंग रिटर्न। अब इसमें देखो, इसमें पहला है डिस्टर्बेंस ऑफ ऑप्टिमम रेशियो, ऑप्टिमम रेशियो या ऑप्टिमम प्रोपोर्शन। हमने एक चीज क्या बताई थी कि लेबर और कैपिटल का एक परफेक्ट रेशियो होता है। एक तो मिनिमम होता है कि यार कम से कम इतने तो होने चाहिए, ये तो मिनिमम हो गए, कम से कम इतने तो होने चाहिए। एक आइडियल होता है कि एटलीस्ट कह रहे हैं, एक आइडियल होता है कि इतना लेबर अगर है तो मशीन परफेक्ट फुल कैपेसिटी पे काम करेगी। मिनिमम आप इतने से काम चला लोगे, लेकिन ये परफेक्ट रेशियो है, आइडियल रेशियो है। तो जब आप इसके पास पहुंचते हो तो इंक्रीजिंग रिटर्न पे आते हो, लेकिन आप तो लेबर कंटिन्यूअसली बढ़ाते जा रहे हो ना। अब आप इसको सरपास कर चुके हो, अब आप परफेक्ट रेशियो को पास कर चुके हो, 1 से 9 पे चले गए, तो वो रेशियो डिस्टर्ब हो गया है। तो अब यहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है, एपी हमारा फॉल करने लगता है। दूसरा होता है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। इसका क्या मतलब है? तो को लेबर और कैपिटल एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट तो है नहीं। आप क्या कर रहे हो, लेबर बढ़ाते चले जा रहे हो, यहां पे तो मशीन आपकी एकदम फुल यूटिलाइजेशन पे आ ही चुकी है, वो अपनी परफेक्ट कैपेसिटी पे काम कर ही रही, क्योंकि आइडियल रेशियो पहुंच चुके हैं, आइडियल रेशियो ऑप्टिमम प्रोपोर्शन आप पहुंच चुके हो। अब अगर आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आपको नई मशीन लानी है, ठीक है, क्योंकि ये मशीन फुल यूटिलाइज हो रही है। तरीका ये है कि आपको नई मशीन लानी है, बट यहां पे तो मशीन चेंज हो नहीं सकती, वो तो कांस्टेंट है। तो आपको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर ही बढ़ाना है। तो यही चीज बोला जा रहा है कि जरूरत फिक्स फैक्टर की है, लेकिन उसकी जगह पे आप किसको बढ़ा रहे हो, लेबर को बढ़ा रहे हो, विच मीन आप फिक्स फैक्टर की जगह लेबर को सब्स्टिट्यूट किए जा रहे हो, और ये दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो कभी भी आप किसी चीज को उसके इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस करोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी नहीं बल्कि गिरेगी। तो जरूरत है यहां मशीन को बढ़ाने की, बट आप मशीन को कांस्टेंट रखे हुए हो, आप लेबर बढ़ाते जा रहे हो, इसलिए यहां पे प्रोडक्टिविटी गिर रही है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके बाद देखो स्टेज 3, नेगेटिव रिटर्न। नेगेटिव रिटर्न के 2 कॉजेस, एक है ओवर क्राउडिंग। जरूरत से ज्यादा लेबर आ गए हैं, काम तो कुछ ही के लिए होगा ना, काम सिर्फ 10 के लिए, 12-13 लेबर हैं, तो एक्स्ट्रा 3 लेबर क्या करेंगे, बैठे रहेंगे, या तो किसी का काम शेयर करेंगे, बात समझो, वो सिर्फ काम शेयर करेंगे, या फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, वो बैठा है तो हम क्यों काम करें, ठीक, पता चला वो भीड़ हो गई है, वो आपस में टकरा रहे हैं, अब क्या है वेस्टेज ज्यादा होगा, तो ओवर क्राउडिंग हो जाती है। जरूरत से ज्यादा लेबर होने से क्या होता है, वेस्टेज होने लगता है,
ठीक है, काम को एक दूसरे पे टालने लगते हैं, वो काम नहीं कर रहा हम काम क्यों करें, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, रुकावट एक दूसरे के लिए क्रिएट करते हैं। भाई इक्विपमेंट तो लिमिटेड है ना, अब एक टूल हथौड़ा वो लिए बैठा हुआ है, लो भाई अब वो ढूंढ रहे हैं, इनका काम रुका हुआ है, तो हिंड्रेंस क्रिएट होने लगता है, जिसकी वजह से अब प्रोडक्टिविटी बढ़ने के बजाय हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव में जाने लगता है, हमारा टोटल प्रोडक्ट ऑलरेडी क्या करने लगता है, डिक्लाइन करने लगता है। क्यों? क्योंकि अब वेस्टेज होने लग जाता है, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, वेस्टेज करने लगते हैं, एक बैठा है तो दूसरा कहेगा हम क्यों काम करें, वो भी बैठ रहा है, एक दूसरे पे काम टलने लग जाता है। और दूसरा इसका रीजन होता है मैनेजमेंट प्रॉब्लम। अब देखो मैनेजमेंट प्रॉब्लम, ये चीज तुम लोग पढ़ोगे कॉमर्स में कि एक बंदा कितने लोगों को मैनेज कर सकता है, ठीक है, एक बंदा कितने लोगों को मैनेज कर सकता है, उसकी एक लिमिट होती है। तो एक जो मैनेजर है आपका, उसकी भी एक लिमिट है ना कि वो 5 या 6 या 8 लेबर को मैनेज कर सकता है। आप उसके ऊपर 12-13 लेबर लादे हुए हो तो वो भी मैनेज नहीं कर पाता है, मिस मैनेजमेंट होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा टोटल प्रोडक्ट गिरने लगता है, इसीलिए आता है हमारा नेगेटिव रिटर्न। तो जब भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, आप लॉ लिखोगे, अजम्पशन लिखोगे, ग्राफ बनाओगे, स्टेज 1 एक्सप्लेन करोगे, उसके दोनों कॉजेज लिखोगे, स्टेज 2 एक्सप्लेन करोगे, उसके दोनों कॉजेज लिखोगे, स्टेज 3 एक्सप्लेन करोगे और उसके दोनों कॉजेज लिखोगे। 6 मार्क्स में एक पूरा एक ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये है पूरा हमारा चैप्टर लॉ ऑफ रिटर्न। एक आखिरी क्वेश्चन जो इस चैप्टर का बनता है और अक्सर पूछ लिया जाता है, इन विच स्टेज प्रोड्यूसर विल ऑपरेट। अब देखो डायरेक्ट किस स्टेज को चूज करना, इसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है, रीजन नहीं, बेसिकली है तो स्टेज 2, इसका आंसर है स्टेज 2। स्टेज 2 को चूज करने का रीजन नहीं है, परफेक्ट रीजन नहीं है, तो हम फिर ये एक्सप्लेन करते हैं क्यों स्टेज 1 नहीं चूज करेंगे और क्यों स्टेज 3 नहीं चूज करेंगे। तो इसलिए हमारे पास स्टेज 2 बचता है। याद रखो इसके आंसर में स्टेज 2 हमारे पास बचता है क्योंकि 1 और 3 पे हम नहीं जाएंगे, इसलिए हमारे पास 2 बच जाता है। तो सबसे पहले समझो स्टेज 3 क्यों नहीं। स्टेज 3 में देखो क्या हो रहा है कि जब हम लेबर बढ़ा रहे हैं तो हमारा टीपी डिक्लाइन कर रहा है, समझो बात। तो यार ऐसा प्रोड्यूसर कौन होगा जो इस स्टेज में ऑपरेट करेगा कि जहां लेबर के बढ़ाने से प्रोडक्शन गिरेगा। भाई लेबर आप बढ़ा रहे हो तो प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए ना। तो इस स्टेज में इन ऑर्डर टू इंक्रीज टीपी लेबर मस्ट बी रिड्यूस्ड। तो इस स्टेज में क्या हो रहा है कि टीपी को बढ़ाने के लिए लेबर को कम करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं बड़ा एब्सर्ड सी स्टेज है ये कि लेबर बढ़ाने से प्रोडक्शन बढ़ता है ना, यहां लेबर बढ़ाने से प्रोडक्शन गिर रहा है, मतलब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लेबर कम करना पड़ेगा। इसे इकोनॉमिक एब्सर्डिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एब्सर्डिटी। कि कोई कह रहा है भाई आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो हम कहेंगे हाँ यार प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लेबर कम करना पड़ेगा, तो कहेगा ये क्या, अब लेबर बढ़ाने से प्रोडक्शन बढ़ता है, तुम कह रहे हो लेबर कम करके प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो इसलिए ये स्टेज होता है स्टेज ऑफ इकोनॉमिक एब्सर्डिटी। कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर कभी इस स्टेज में नहीं जाएगा कि जहां पे लेबर को बढ़ाने से या वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाने से उसका प्रोडक्ट गिरेगा, उसका टोटल प्रोडक्ट गिरेगा, इसलिए स्टेज 3 में नहीं जाएगा। अभी क्वेश्चन बनता है कि सर चलिए स्टेज 1। अब देखो स्टेज 1 में क्या है, जब वो लेबर बढ़ा रहा है तो उसका एपी बढ़ रहा है, मतलब एपी क्या है, पर लेबर का जो आउटपुट है वो बढ़ रहा है। तो कोई भी प्रोड्यूसर क्या देख रहा है कि यार प्रोडक्शन को बढ़ाने से मेरा एपी बढ़ रहा है, मतलब पर यूनिट ऑफ लेबर आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर बढ़ रहा है मेरा। तो जब हमें मालूम है कि एक लेबर बढ़ाने से मेरा आउटपुट बढ़ रहा है, एपी मेरा बढ़ रहा है, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो वो रुकेगा नहीं, वो क्या करेगा, लेबर बढ़ाता चला जाएगा। ठीक है, वो क्या देख रहा है, लेबर को बढ़ाने से मेरा एपी बढ़ रहा है, तो वो रुकेगा नहीं, वो लेबर बढ़ाता चला जाएगा। अब उसको क्या मालूम है कि भैया ये मैक्सिमम स्टेज हो गई, उसको तो नहीं मालूम है ना ये मैक्सिमम स्टेज हो गई। तो वो लेबर बढ़ाते 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 L2 तक आ गया। भाई हमने ग्राफ में तुम लोग को L2 ले ही लिया था।
फर्दर जब वो बढ़ाएगा तो एपी डिक्लाइन करेगा। तो कहने का मतलब स्टेज 1 में वो रुकेगा ही नहीं। कोई भी प्रोड्यूसर जो मैक्सिमम आउटपुट चाहता है ना, वो स्टेज 1 में अपना प्रोडक्शन नहीं रोकेगा, क्योंकि हर नया लेबर, हर बार जो आप न्यू लेबर लगा रहे हो, वो आपको पहले से ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहा है। पर यूनिट लेबर का आउटपुट पहले से ज्यादा हो रहा है। तो आपको पता है कि हर नए लेबर पे एपी आपका बढ़ रहा है, तो प्रोडक्शन रोकेगा नहीं बल्कि बढ़ाता चला जाएगा, 1 से 2 से 3 से 4 से 5 6। और अभी उसको क्या मालूम है कि अगला क्या होएगा, वो अगला बढ़ाएगा तो पता चला ये हो गया डिक्लाइन। अगला जब बढ़ाए तो ये हो गया डिक्लाइन। तो अल्टीमेटली जैसे डिक्लाइन होगा तो उसको कहेगा कि अब हम बढ़ाएंगे तो गिरेगा, तो मतलब रुकने का टाइम आ गया है। अब जब वो रुकने का टाइम आ गया है तो डिक्लाइन कहां हो रहा है, एपी डिक्लाइन होता है स्टेज 2 में। तो अल्टीमेटली वो स्टेज 1 में रुकेगा ही नहीं, वो स्टेज 2 में ही कहीं जाके रुकेगा। एग्जैक्टली किस पॉइंट पे रुकेगा ये हम तुम लोग को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उसका आंसर हम लोग को नहीं देना होता है, उससे मतलब नहीं, वो तो फिर कॉस्ट और रेवेन्यू के बेसिस पे होता है। तो कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर स्टेज 2 में ऑपरेट करता है, रीजन बीइंग 3 में कर नहीं सकता है, इकोनॉमिक एब्सर्डिटी है, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए लेबर को कम करना पड़ता है, जो कि अजीब सी सिचुएशन है। स्टेज 1 में वो इसलिए नहीं रुकता है क्योंकि हर लेबर की एपी बढ़ रही है, हर नया लेबर जब आ रहा है आपका एपी बढ़ रहा है, तो वो उसका बेनिफिट उठाने के लिए लेबर बढ़ाता चला जाता है। अल्टीमेटली जब वो स्टेज 1 क्रॉस करता है तब उसका देखता है कि लेबर बढ़ाने से एपी गिरी है, क्योंकि लेबर बढ़ाने से एपी गिरती कब है, स्टेज 2 में। तो अल्टीमेटली वो स्टेज 2 पहुंच ही जाएगा, 1 में रुकेगा नहीं, क्योंकि जब तक एपी उसका गिरता बढ़ता चला जा रहा है वो रुकेगा नहीं। तो स्टेज 1 में रुकने का कोई रीजन नहीं बनता है, वो पहुंच कहां जाएगा, स्टेज 2 में। इसलिए कोई भी प्रोड्यूसर ऑपरेट करेगा स्टेज 2 में करेगा। तो ये है हमारा पूरा चैप्टर, रिटर्न टू फैक्टर। पैकअप किया जाए।